हाँ जी, तो राम राम भाई सारा ने। बहुत टाइम हो गया, कोई वीडियो आई नहीं है ना। मैं ट्रेनिंग के लिए गई हुई थी। अब किस चीज़ की ट्रेनिंग वगैरह वो सब मैं थोड़ा टाइम बाद रिवील करूँगी, जो भी है। बट इट वॉज़ गुड, आई हैड रियली नाइस एक्सपीरियंस। बहुत कुछ सीख के आई हूँ और हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत सारे चेंजेस भी आप लोगों को मिलें देखने को। पॉइंट इज़ कि हमारी पढ़ाई इतने दिन से मुझे नहीं लगता किसी की रुकी होगी। नो वन इज़ डिपेंडेंट, सबसे बड़ी बात तो ये है। बट अब जिस फ्लो में स्टार्ट करने वाले और जो कुछ मैंने प्लान कर रखा है आगे इस चैप्टर के बाद, आज तो मतलब ये चैप्टर तो ख़त्म करना ही है। आई एम रियली सॉरी, मैं हाथ जोड़ के इस चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने जो टारगेट सोच रखा था, जब लेक्चर्स को डिलीवर करने का सोच रखा था, तब मैं नहीं कर पाई। बट आने वाले टाइम के लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा हुआ है, उस चीज़ के ऊपर काम करेंगे। रियली होप कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ये चीज़ हेल्पफुल होएगी। मेरे भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। 4 अगस्त को CAPF है, आगे फिर CDS सेकेंड भी है, FCAT भी है। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग लाइक यू ऑल गाइज। आई एम ऑल्सो एन एस्पायरेंट। मुझे भी फोर्सेस में जाना है आप लोगों की तरह, आपके साथ, ठीक है। तो इस चैप्टर से आगे बढ़ते हैं। हमने ये चीज़ कर ली है सेंट्रल डॉगमा तक, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। नोट्स ऑलमोस्ट तैयार हैं, है ना। मैं नोट्स अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम पे। अगर आपने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज़ कर लेना। देखो नोट्स वगैरह मैंने मस्त बना रखे हैं ना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज गाइस हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, मैंने नोट्स वगैरह ऑलरेडी बनाए हुए हैं इसके, है ना। मेरे को ये अप्रोच बेटर लगी, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा अपना इस चीज़ में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये साइटोप्लाज्मिक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन्स का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी ही मेम्ब्रेन से बना हुआ नेटवर्क होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में पूरे में फैला हुआ होता है। इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, साइटोप्लाज्मिक नेटवर्क। अब इसका काम क्या होता है, देखो पहले बता दें यहाँ पे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर होता है। इसका काम होता है एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, है ना, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। इन सब से क्या होएगा अपन देखते हैं आगे, फंक्शंस के ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले ये देख लेते हैं कि 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। पहला हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा हो गया आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, इसके ऊपर ना राइबोसोम्स होते हैं सरफेस के ऊपर, जैसे ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स जो मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना, ठीक है। आपसे टेलीग्राम के ऊपर मैंने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो किस ऑर्गेनल के कारण होता है। उसका आंसर आपके पास हमेशा राइबोसोम होएगा, ठीक है। It is not the endoplasmic reticulum that is going to manufacture the protein, but it is the ribosomes on the surface of rough endoplasmic reticulum which manufactures the protein, packages it, and with the help of endoplasmic reticulum spreads it all around the cytoplasm of the cell, right. So coming on to the next point of rough endoplasmic reticulum, again it is the site of protein manufacture. Why so? बिकॉज इट हैज़ राइबोसोम्स ऑन द सर्फेस। मैं हिंदी पे वापस आ जाती हूँ, ज़्यादा इंग्लिश होगी, ठीक है। और जो ये प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर हुए हैं, इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है अलग अलग सेल के पार्ट्स में, मतलब आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करो। मेरे पास ये सेल है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ पे आसपास पूरे में इधर 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 फैला हुआ है। न्यूक्लियस से यहाँ तक या फिर यहाँ से न्यूक्लियस तक अगर कोई भी चीज़ मुझे पहुँचानी है, और न्यूक्लियस की बात मैं ना भी करूँ, माइटोकॉन्ड्रिया से गोल्गी बॉडीज़ तक, गोल्गी बॉडी से माइटोकॉन्ड्रिया तक, जो ट्रांसपोर्ट होना है सेल के अंदर, इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट जो होगा वो 2 तरीके से हो सकता है। अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो आपको इजीली हो सकता है समझ में आ जाए कि पहला होता है आपका
साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के कारण साइटोप्लाज्म जो होता है वो मूव करता रहता है, उसके साथ साथ जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो भी मूव करता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्योंकि एक चेन लाइक नेटवर्क होता है, मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क होता है, अंदर से हॉलो होता है, तो इसमें क्या है कि आपका जितना भी सब्सटेंस है ना वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होना इजी हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई प्रोटीन मैन्युफैक्चर हुआ, वो यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, इधर इधर इधर, तो इस तरीके से इसको ट्रांसपोर्ट करना ईजी है थ्रू द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये तो हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आ जाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? लिपिड्स को मैन्युफैक्चर करना है ना। इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, और लिपिड का जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है, ये ध्यान रखना, इसको बायोजेनेसिस कहते हैं, और ये PYQs में आ चुका है। ठीक है, बायोजेनेसिस के बारे में PYQs में पूछा जा चुका है। राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं यहाँ पे, जो सेल मेम्ब्रेन का प्रोडक्शन है वो भी होता है, यानी कि जो लिपिड्स होते हैं ना। अब ये चीज़ समझने की कोशिश करना, हमारी सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी हुई है? क्या बताए थे हमने, क्या पढ़ा था? लिपिड की बाइलेयर होती है। याद आया कुछ? याद आ रहा है पिछली वीडियो का? अच्छी खासी लंबी वीडियो थी, मुझे पता है बहुत लोगों ने नहीं देखी है, उसका व्यू परसेंटेज बहुत कम गया है। एनालिटिक्स से मैं तो खुश नहीं हूँ, पता नहीं यार, मतलब हो सकता है मेरे पढ़ाने के तरीके में उतना मज़ा ना आ रहा हो, या फिर एनीथिंग दैट यू वांट मी टू इम्प्रूव, प्लीज़ कमेंट करो, फीडबैक दिया करो, मुझे और आपको दोनों को बहुत हेल्प होगी इस चीज़ से, है ना। तो द पॉइंट इज़ कि जो लिपिड्स हैं वो कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैन्युफैक्चर हो रहा है, और यही लिपिड्स आगे जाके क्या करेंगे? जब सेल का डिवीजन होगा, जब एक सेल से दूसरा सेल बनेगा, तो नए सेल को बनाने के लिए भी तो आपको ये लिपिड्स चाहिए होंगे ना। उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनेगी? इसी तरीके से बनेगी, लिपिड से ही बनेगी। अब आगे बात समझ में, ठीक है। लिवर सेल्स जो होता है वर्टिब्रेट्स में, यहाँ पे भी लिपिड प्रोडक्शन होता है, तो लिवर सेल के पास क्या हो गया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम होता है जो कि पॉइजन्स और ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन में ये हेल्प करते हैं। ओके, ये तो हो गए आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पॉइंट्स। ओवरऑल फंक्शंस की बात कर लेते हैं। ओवरऑल फंक्शंस अपन ने अभी तक जो पढ़ा है, जो सुना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, उसी को अगर हम कंबाइन कर दें तो आपका ओवरऑल फंक्शन बन जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ट्रांसपोर्ट चैनल होता है जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन्स इन साइटोप्लाज्म को फैसिलिटेट करता है। साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बनाता है, जिससे क्या होता है कि आपका एक सरफेस मिल जाता है। कोई भी बायोकेमिकल एक्टिविटी होगी या फिर कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, उसको एक सरफेस चाहिए स्टे करने के लिए, रुकने के लिए। तो वो सरफेस कौन प्रोवाइड करता है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस प्रोवाइड करता है, जहाँ पे रिएक्शंस हो सके। ठीक है, इंट्रा सेल एंड इंटर सेल कम्युनिकेशन में भी ये हेल्प करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भी फैला होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है बेसिकली, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। आ गई बात समझ में? आई होप दिस इज़ क्लियर। अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गोल्गी बॉडीज़ की। तो गोल्गी बॉडीज़ के बारे में हमने पहले भी एक पॉइंट पढ़ा है कि इसकी डिस्कवरी 1906 में हुई थी, और उनको नहीं 1906 में डिस्कवरी हुई थी या नोबेल प्राइज़ मिला था? कमेंट करके बताना, और कमेंट मुझे चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि पहले हम इस चीज़ के ऊपर बात कर चुके हैं। कैमिलो गोल्गी उनका नाम है, जिन्होंने गोल्गी बॉडीज़ को डिस्कवर किया था, और इनके नाम के ऊपर ही ये मतलब ऑर्गेनल का नाम भी रखा गया था। यहाँ पे जी कैपिटल होगा, ठीक है। इतनी तो बात हो गई। अब अपन समझ लेते हैं कि गोल्गी बॉडीज़ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश जरूर करना है इसको, क्योंकि कोशिश क्या करना, मतलब ये चीज़ समझनी ही है। एंड आई बिलीव कि मैं सिंपली बताऊंगी वो चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर PYQs आ चुके हैं, क्वेश्चंस आते हैं। गोल्गी बॉडीज़ हो गया, और आपका आगे आने वाला टॉपिक ये लाइजोसोम्स, ये तो मतलब UPSC के ऐसे फेवरेट टॉपिक्स हैं ना, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपको इसके क्वेश्चंस आराम से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है,
स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। हमेशा इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन से ही बना हुआ स्ट्रक्चर है बेसिकली ये, ठीक है। तो गोल्गी बॉडीज़ जो होती हैं ये सैक या वेसिकल की फॉर्म में होती है। मतलब कि मान लो एक खाली बोरा हो गया है ना, आपने जूट के बोरे वगैरह देखे होंगे, तो इसके अंदर स्पेस है, यहाँ पे कुछ रख सकते हो आप। इस तरीके से वेसिकल जो होता है वो भी सेम एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर स्पेस हो कुछ रखने के लिए, उसके लिए उस टर्म को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि या तो सैक की फॉर्म में होगा या वेसिकल की फॉर्म में होगा, या बेसिकली दोनों एक ही चीज़ है। और इसकी जो एक सिंगल यूनिट होती है, तो ये तो पूरा आपका गोल्गी एपरेटस हो गया, लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी एक सिंगल यूनिट की, जैसे कि ये है ना, तो ये इस सिंगल यूनिट को मैं क्या नाम दूंगी, इसको नाम देंगे हम सिस्टर्ने। इसको सिस्टर्ने बोलते हैं। सिस्टर्ने इज़ वन सैक विच इज़ फ्लैट एंड डिस्क शेप्ड, ठीक है, डिस्क की शेप का होता है और फ्लैट होता है ये। तो ये आपका एक सिस्टर्ने हो गया। ऐसे कई सारे सिस्टर्ने एक अरेंजमेंट में लगे हुए होते हैं, और इस अरेंजमेंट को हम लोग मतलब स्टैक्ड स्ट्रक्चर जो होता है इसको आप गोल्गी बॉडी बोलते हो बेसिकली, ठीक है। अब इसका एक फेस की बात करते हैं। तो गोल्गी बॉडी के हम लोग फेस की बात करेंगे, तो ये हो गया आपका सिस फेस, इस तरफ हो जाएगा आपका ट्रांस फेस। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है सिस फेस और ट्रांस फेस को आइडेंटिफाई करना है, ऐसे याद रखना, बट बात ये है कि ये वाला जो फेस होता है ना, जो सिस फेस बताया मैंने, ये क्या करता है, कभी कभी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नेटवर्क के साथ ना ऐसे कनेक्टेड होता है। क्यों कनेक्टेड होता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अपना मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, या कोई भी बायोमोलिक्यूल हो गया जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसपोर्ट करने का काम किया, वो कई बार गोल्गी बॉडीज़ को ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्गी बॉडीज़ का जो फंक्शन होता है ना, दैट इज़ अबाउट योर पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन एंड स्टोरेज ऑफ सम बायोमोलिक्यूल्स। अब यहाँ पे अपन इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, जैसे ये सिंपल सा सेल का डायग्राम है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत पास में गोल्गी बॉडीज़ हैं। अब जैसे ये पार्ट है, ये पार्ट है, मान लो ये गोल्गी बॉडी का ही पार्ट है, और ये जाके इसके साथ अटैच हो जाए, तो यहाँ पे कोई भी आपका प्रोटीन आ रहा है या फिर कोई भी आपका बायोमोलिक्यूल आ रहा है, वो आके इसमें आराम से पैक हो सकता है। पैकेजिंग का काम करेगा मॉडिफिकेशन क्यों? कुछ ऐसे प्रोटीन्स और ग्लूकोज होते हैं जिनको कंबाइन करना होता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि किसी सिंपल मॉलिक्यूल को एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाना होता है, या फिर किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को एक सिंपल मॉलिक्यूल बनाना होता है। फॉर एग्जांपल सुक्रोज से ग्लूकोज या ग्लूकोज से सुक्रोज अगर बनाना हो, तो इन चीज़ों को अपन मॉडिफाई करना कहते हैं। यहाँ पे बेसिक नेचर चेंज नहीं हुआ है, किसी भी बायोमोलिक्यूल का चेंज नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चर कुछ नहीं हो रहा, बट मॉडिफाई हो रहा है। मॉडिफिकेशन का एक और एग्जांपल है आपका ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन, तो ये भी आपका मॉडिफिकेशन के काम में आता है। अब इसमें क्या है, ये स्टोरेज का काम भी करता है। भाई जब पैक करेगा तो कुछ अपने अंदर भी रखेगा ही, तो अंदर रखेगा तो स्टोरेज कर ली इसने, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा लाइसोसोम्स भी गोल्गी बॉडी से ही फॉर्म होता है। अब क्या होता है कि कुछ आपके ऐसे मैन्युफैक्चर्ड एंजाइम्स जो होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स जो होते हैं, वो जाके गोल्गी बॉडी में स्टोर हो गए, और ये जो स्टोर्ड प्रोटीन्स थे ना, इनका नेचर चेंज होता गया और ये एंजाइम्स बन गए। ये एंजाइम्स जो हैं आगे जाके एक वेसिकल के अंदर ऐसे पड़े रहेंगे और लाइसोसोम्स बनाएंगे। अब क्योंकि हमने गोल्गी बॉडीज़ के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर भी होगी, तो हम आगे बढ़ते हैं एंजाइम्स की तरफ, यानी कि लाइसोसोम की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। वैसे तरीका ठीक है ना, मतलब पहले से सब कुछ लिखा हुआ है, एंड आई जस्ट हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू। टाइम भी बच रहा है, और मेरे ख्याल से मतलब इजी टू अंडरस्टैंड भी है, नोट्स भी बन गए हैं, सिस्टमेटिक भी है, ठीक है। लाइसोसोम्स की बात करते हैं, तो लाइसोसोम्स कहते हैं, कुछ पॉइंट्स होंगे जो लिखने होंगे वो मैं लिख दूंगी, बाकी पॉइंटर तो है ही हमारे पास, पॉइंटर का यूज़ अच्छे तरीके से करेंगे। लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स कहते हैं।
लाइसोसोम्स भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, सैक्स होते हैं, और ये चीज़ अपन ने अभी अभी देखी गोल्गी बॉडी से सिमिलर है, रिलेटेड है। इससे अपन ये भी कह सकते हैं कि गोल्गी बॉडी से ही लाइसोसोम्स बनते हैं। आ गई बात समझ में, याद रखनी है, गुड। सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर ना कुछ आपके एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए होते हैं लाइसोसोम्स में। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन कॉज करते हैं मटेरियल का। किस मटेरियल का? ऑर्गेनिक मटेरियल का, जिससे कि सेल आपका बना हुआ होता है। तो ऐसे मटेरियल को ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत क्या पड़ी है, फिर होता क्यों है, अपन आगे देखते हैं। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। एक तो ये हाइड्रोलिटिक होता है नेचर में, हाइड्रोलिटिक का क्या मतलब हुआ कि ये ब्रेक डाउन कॉज करेंगे या फिर ये तोड़ेंगे बेसिकली कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जहाँ पे भी इसको मतलब वाटर की कोई बॉन्ड दिखे या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्ड दिखे, वहाँ पे जाके ब्रेक डाउन कॉज करेगा, वहाँ पे जाके तोड़ेगा, ठीक है। और मैक्सिमम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ये बॉन्ड आपको दिख जाती है। तो हाइड्रोलिटिक होता है नेचर में, और इसको एक एसिडिक पीएच चाहिए। इसका जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो आपका जो भी पीएच रहेगा ना वो हाईली एसिडिक होना चाहिए इस केस में। हाईली एसिडिक का क्या मतलब हो गया कि इट वुड बी समवेयर अराउंड, मतलब 3 से कम, है ना। बेसिकली पीएच जो होगा आपका वो 3 से कम होएगा, या इनफैक्ट और कम हो सकता है, तो ज़्यादा भी हो सकता है, फ्लक्चुएट करता रहता है सेल की नीड के बेसिस के ऊपर। क्या कोई मेरे को सर्च करके साइटोप्लाज्म का पीएच बता सकता है? देखते हैं आप कितने क्यूरियस हो या फिर आपको जानने में कितना मज़ा आएगा। साइटोप्लाज्म का क्या पीएच होता है नॉर्मली किसी भी सेल में? एक जनरल पीएच क्या होता है साइटोप्लाज्म का, ठीक है। अब पीएच क्यों इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे? पीएच इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके एंजाइम्स होते हैं ना उनका एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। क्या रिक्वायरमेंट होती है? उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनको एक्टिव होने के लिए या उनको फंक्शनल होने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए, जिसमें से एक कंडीशन आपकी पीएच की भी है, एक कंडीशन आपकी टेम्परेचर की है, एक कंडीशन आपका मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ सम काइंड ऑफ सबस्ट्रेट और सम काइंड ऑफ स्टार्टिंग मॉलिक्यूल। तो इन सब के साथ साथ एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन एंजाइम टू वर्क इज़ द पीएच एट विच इट वर्क्स। तो जो ऑप्टिमल पीएच है ये हमारा इस केस में एसिडिक होता है। एंजाइम्स के बारे में बात कर ली हमने। अब बात करते हैं कि जो फंक्शन है लाइसोसोम्स का वो इट एक्ट्स एज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो वेस्ट को डिस्पोज करने का सिस्टम, किस टाइप के वेस्ट हो सकते हैं? वेस्ट को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ऐसा वेस्ट जो कि अनवांटेड फॉरेन मटेरियल की कैटेगरी में आता है। अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेस या अनवांटेड फॉरेन मटेरियल में आपके वायरसेस भी हो सकते हैं, आपके कोई छोटे माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, उसके अलावा कोई ऐसे प्रोटीन या कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो कि सेल का खुद का बनाया हुआ नहीं है और ना सेल को उसकी ज़रूरत है, इनफैक्ट वो हार्मफुल हो सकता है। तो उसको आइडेंटिफाई करके डाइजेस्ट करना या फिर एक इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना, ये भी आपका लाइसोसोम्स का काम होता है। इसके साथ साथ जो सेल का डाइजेशन है, यानी कि सेल का जो ब्रेक डाउन है बेसिकली वो भी लाइसोसोम ही कॉज करते हैं। मेटाबॉलिकली ब्रेकडाउन या फिर डाइजेशन इज़ अ टर्म जिसमें हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये ऐसा सिंपल सब्सटेंस होता है यूजुअली आफ्टर डाइजेशन जो कि काम का नहीं रहता है, या फिर मे बी ये सेल की डेथ कॉज कर देगा। मे बी ये सेल के जो ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस आ गए थे सेल के अंदर, चाहे वो कोई प्रोटीन हो, चाहे वो कोई मॉलिक्यूल हो, या फिर वो कोई ऑर्गेनिज्म हो, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम या उसका ब्रेक डाउन करने का काम भी आपका लाइसोसोम ही करता है। कोई भी अगर डिस्टर्बेंस होगी सेल के अंदर, मान लो कि कोई इंजरी हुई है और इंजरी में आपके टिश्यू डैमेज हो गया है, तो उस टिश्यू के कुछ ऐसे सेल्स भी होंगे जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं बियॉन्ड रिपेयर,
है ना। सेल का खुद का मटेरियल उसको रिपेयर नहीं कर सकता। अब सेल के पास तो कोई हॉस्पिटल है नहीं कि भाई उसको एम्बुलेंस में डाला और ले गए कि एक्सीडेंट हुआ है या कुछ लग गई है, भैया देख लो, डॉक्टर पट्टी बांध देगा तो हो जाएगा ठीक, ऐसा तो नहीं होता ना। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस अगर होगी जिसमें सेल को थ्रेट है या फिर आसपास के सेल्स को थ्रेट है उससे, इट ऑल्सो इंक्लूड जो ट्यूमर सेल्स अगर एक टाइम तक कंट्रोल हो सके, तो फिर ऐसे सेल्स जहाँ पे कोई भी एक डिस्टर्बिंग एक्टिविटी हो रही है विच इज़ नॉट नॉर्मल बेसिकली, और ये नॉर्मल में भी नेगेटिव कैटेगरी में ज़्यादा आता है, तो दैट वुड कॉज लाइसोसोम्स टू बर्स्ट। इससे क्या होगा, जो आपके लाइसोसोम्स हैं, जो आपका ये सुसाइड बैग है, ये बर्स्ट कर जाएगा। और बर्स्ट करने से क्या होगा, जो इसके अंदर एंजाइम्स हैं दे विल बी रिलीज इन साइटोप्लाज्म, और जब ये साइटोप्लाज्म में रिलीज़ हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, तो इनके आगे जो कोई भी मटेरियल आएगा दे विल स्टार्ट च्यूइंग इट ऑन एंड दे विल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग इट बेसिकली। सो दैट वुड कॉज कंप्लीट सेल डेथ। ठीक है, ये तो हो गया अपने लाइसोसोम्स के बारे में। आगे बढ़ेंगे। लाइसोसोम्स के बाद अब हमें बात करनी है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक चीज़ सबको पता होती है कि ये है आपका पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। पॉइंटर कहाँ गया, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल आप माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हो। क्यों बोलते हो ये बस अब आप समझने वाले हैं कि पावर हाउस क्यों होता है, कैसे होता है। पहली बात, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास दो मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के ऊपर भी PYQs आ चुके हैं। क्या क्या याद रखना है हमें डबल मेम्ब्रेन में, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना है और एक आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में आगे देखेंगे अपन। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होने से इसको फ़ायदा क्या होता है, एक तो इसके पास आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन आप देख रहे हो वो। उसके अलावा इसके पास एक इनर मेम्ब्रेन भी होती है, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है। अब इनर मेम्ब्रेन में क्या है, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन के पास ये एक हाईली फोल्डेड मेम्ब्रेन है, और इसका जो एक फोल्ड होता है ना, ये आपका जो एक फोल्ड है इसको आप बोलते हो क्रिस्टे। इसका नाम होता है क्रिस्टे। क्रिस्टे का काम क्या होता है, सरफेस एरिया फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करना। अब कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा फोल्डेड होगी उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा। आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है बेसिकली ATP जनरेशन, या फिर जिसको अपन रेस्पिरेशन भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जो आपका लीफ है, अपन प्लांट का एग्जांपल लेते हैं। जो आपका लीफ है, लीफ ने क्या किया, फूड जनरेट किया। फूड जनरेट करने के बाद किस तरीके से किया, फूड जनरेट क्लोरोप्लास्ट में किया। क्लोरोप्लास्ट में कैसे करता है, फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बना, है ना, या फिर ग्लूकोज बना, स्टार्च छोड़ो, ग्लूकोज बना। अब इस ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लूकोज जाएगा एक मेटाबॉलिक साइकिल में जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस वगैरह के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, लाइफ प्रोसेसेस जब करेंगे तो बताती हूँ मैं। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज से, जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, उससे बनता है आपका पायरूवेट। और ये जो पायरूवेट होता है ना, इसकी प्रोसेसिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस प्रोसेसिंग से क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। आपको कुछ भी काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। हमें ग्लूकोज इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे देखा जाए तो। ग्लूकोज है या फिर आपका कोई भी कार्बोहाइड्रेट है या फिर कोई भी फूड मटेरियल है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उस फूड मटेरियल से आप एनर्जी कितनी जनरेट कर पा रहे हो और कितनी जल्दी जनरेट कर पा रहे हो, है ना। क्योंकि आपको काम करने के लिए जो चाहिए, एक तरीके से एनर्जी करेंसी जो चाहिए आपको, वो ATP होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका एनर्जी जनरेशन करने का काम करता है। अब इस एनर्जी जनरेशन के लिए सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनफोल्डिंग्स होती हैं जिनको हम क्रिस्टे कहते हैं। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा देती हैं जिससे कि एनर्जी प्रोडक्शन एफिशिएंटली ज़्यादा हो पाए। आ गई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं।
स्ट्रक्चरली इसके पास और क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे होता है डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है। और ये खुद का डीएनए के साथ साथ इसके पास 78 आरएनए भी होते हैं। 78 राइबोस मतलब एक यूनिट होती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है, एक चीज़ याद रख लो। और डीएनए किस फॉर्म में होता है आपका? सर्कुलर फॉर्म में होता है। सर्कुलर फॉर्म में डीएनए होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से। एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर्कुलर डीएनए को हमने पहले एक नाम दिया था बैक्टीरिया के केस में, जब अपन ने पढ़ा था, है ना, पिछली वीडियो में। अगर आपको याद आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं तो भूल गई हूँ, ठीक है। तो ये जो आपका सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए है, इसका काम क्या होएगा? अब देखो, हमने सेंट्रल डॉग्मा जब पढ़ा था उस टाइम में हमने ये देखा था कि जो भी डीएनए होता है, मेजरली इट एक्ट्स एज एन इंफॉर्मेशन स्टोरेज। और वो इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की होती है? प्रोटीन प्रोडक्शन की इन्फॉर्मेशन होती है। तो क्या मैं ये सेफली कह सकती हूँ, क्योंकि इसके पास डीएनए, ये अपने प्रोटीन्स भी खुद जनरेट कर सकता है, इसके पास अपना डीएनए भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, आरएनए भी है। तो कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का एक सेंट्रल डॉग्मा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है, ठीक है। तो प्रोटीन प्रोडक्शन में भी काम करेगा। और कितनी बार ये होता है कि ये जो प्रोटीन्स बनते हैं किसी ना किसी टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि आगे माइटोकॉन्ड्रिया की ही एक्टिविटीज़ को बूस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ पे भी ऑक्सीजन यूज़ होगा उसको आप एरोबिक रेस्पिरेशन कहोगे। ऑक्सीजन को यूज़ करके ग्लूकोज को तोड़ते हैं ताकि पायरुवेट, और पायरुवेट के आगे कार्बन डाइऑक्साइड बन सके। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो जाती है, बाकी आपका एटीपी प्रोडक्शन में चला जाता है बाकी के मटेरियल, ठीक है। ये साइकिल होती है, एक बेसिक साइकिल मैंने बता दिया आपको। एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी की प्रोडक्शन होती है। और एटीपी का फुल फॉर्म अपने को याद रखना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखना। गुड, आगे बात समझ में। आगे जब लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में ये सारी चीज़ें हम दोबारा से रिपीट करेंगे, देखेंगे। और ये चैप्टर जो है ना, बेसिकली सेल पहले समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपका एक बेस डेवलप कर देता है आने वाले चैप्टर्स को समझने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में, ठीक है। प्लास्टिड्स क्या होता है? तो प्लास्टिड्स जो हैं, एक तो ये स्पेसिफिक होते हैं प्लांट सेल्स के और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का मतलब हो गया यूग्लिना। यहाँ पे यूग्लिना के बारे में हम देखते हैं अगले चैप्टर में। अगला मैं सोच रही हूँ बायोडाइवर्सिटी अपन पहले करते हैं, उसके बाद टिश्यूज़ के ऊपर चलेंगे, है ना। अब बाकी के सारे चैप्टर एक तो मैंने पहले ही बता दिया कि वन शॉट रहने वाला है। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप ज्वाइन कर लीजिए। नोट्स वगैरह सारे जो कुछ भी होगा टेलीग्राम पे ही अपलोड करूँगी मैं, ठीक है। तो जो आपके प्रोटिस्ट हैं जैसे कि यूग्लिना है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं आएगा, ध्यान रखना। बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं ना, उनके पास प्लास्टिड्स नहीं होते, अलग पिगमेंट्स होते हैं। जब बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी में तब देखते हैं इसको, ठीक है। और ये जो प्लांट सेल्स और प्रोटिस्ट होते हैं, इनको करना क्या है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया फोटोसिंथेसिस। तो why only these have plastids? because they perform photosynthesis और एक्टिविटीज़ जो कि कलर को या फिर पिगमेंट से रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि प्लास्टिड जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, है ना। इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं और ये पिगमेंट्स का अलग अलग काम होता है। पहले बात करते हैं अपन ग्रीन पिगमेंट, दैट इज़ योर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की बात कर लेते हैं। अब क्लोरोफिल होता है थाइलाकॉइड के अंदर और थाइलाकॉइड होता है आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये जो आपका स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का है, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस में आ चुका है, PYQ में था,
एक क्वेश्चन में भी 2018 का या 19 का है, उसमें ये पूछ रखा था कि अगर डीएनए से लेके थाइलाकॉइड के मैट्रिक्स तक या थाइलाकॉइड के इनर पार्ट तक किसी प्रोटीन को ट्रांसफ़र करना है तो वो कितनी मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके जाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझना, ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन है, इसके पास एक इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है एक मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। लिक्विड पार्ट होता है, उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है क्लोरोप्लास्ट की या फिर ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन होता है वो स्ट्रोमा में ही होता है। इसके अलावा स्ट्रोमा और के अंदर होते हैं थाइलाकॉइड्स। ये एक एक जो यूनिट है, एक एक कॉइन लाइक यूनिट जो है यहाँ पे, इसको थाइलाकॉइड बोलते हैं। और इसका जो प्रॉपर स्टैक बनता है उसको बोलते हैं ग्रैनम। ठीक है, ये पूरा जो स्टैक है इसको हम ग्रैनम बोलेंगे। तो ये हो गया आपका थाइलाकॉइड और ये पूरा हो गया आपका ग्रेनम। ग्रेनम और थाइलाकॉइड के बीच में जो लिंकेज होती है उसको बोलते हैं लेमिला, और थाइलाकॉइड के अंदर होता है ल्यूमेन। इतनी बात समझ में आ गई। दो लेयर का स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड के अंदर ल्यूमेन है। एक थाइलाकॉइड होता है और उसके कई सारे, अगर मैं उसको स्टैक में रख दूँ तो उसको बोलेंगे ग्रैना या ग्रैनम। ठीक है, ग्रैनम और थाइलाकॉइड आपस में किस तरीके से अटैच्ड होते हैं, लेमिला की मदद से अटैच्ड होते हैं। इतना समझ में आ गया, कोई भी स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इसको किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो थाइलाकॉइड होता है ना, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के पास ही आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करवाना। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल है आपको थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में ही मिलेगा। ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल भी दो टाइप के होते हैं, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ। क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी, दो टाइप के क्लोरोफिल होते हैं। सिंपल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मे भी कभी काम आ जाए, मे भी ना आए। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब अपन आगे चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो आपका कलर्ड पिगमेंट होता है, यूजुअली आपके रेड टू येलो कलर्स में प्रेजेंट होता है। यूजुअली अलग अलग कलर्स भी होते हैं। और ये क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये आपको देखने को मिलेगा फ्लावर्स में, है ना। फ्लावर्स में मिल सकता है, फ्रूट्स में। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद आपके पास आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, या ल्यूको का एक सेंस बनता है वाइट से भी। तो या तो ये ट्रांसपेरेंट टू वाइट कलर के दिख सकते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं इसका मेजर फंक्शन होता है स्टार्टर फैट्स की स्टोरेज करना, क्योंकि ये कोई कलर डिपिक्ट नहीं कर रहे हैं, ना तो ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना ये किसी फ्रूट को, फ्लावर को कोई अट्रैक्टिव कलर दे रहे हैं जो कि इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। या बहुत वैसे बहुत सिंपल सा लॉजिक है ना, कि जो क्रोमोप्लास्ट है कलर प्रोवाइड करता है। कलर किसको अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को। एनिमल्स को कलरफुल फ्रूट्स दिखेंगे तो वो आके उनको खाएंगे। जो फ्रूट्स के सीड्स वगैरह होंगे वो डिस्पर्स हो जाएंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे। उससे क्या होगा, प्रोपोगेट होएगा, प्लांट दोबारा से प्रोपोगेट कर पाएगा आराम से। तो एक बहुत स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप सोच के देखो कि सेल के अंदर का वो पार्ट जो आपको पता भी नहीं वहाँ पे है या दिख नहीं रहा है बेसिकली, उसका रोल कितना बड़ा है एक प्लांट के रिप्रोडक्टिव लाइफ में या फिर प्लांट के प्रोपोगेशन में, इनफैक्ट एनवायरनमेंट को अच्छा रखने में। पूरी की पूरी साइकिल समझ में आ रही है यहाँ पे, राइट। इसीलिए तो मेरे को बायोलॉजी इतनी पसंद है, सब कुछ इतना इंटर रिलेटेड है। एवरी स्मॉल थिंग हैज़ अ बिगर पर्पज़, नथिंग इज़ गोइंग वेस्ट ओवर हियर। हर चीज़ का एक पर्पज़ है। चलो बात करते हैं वैक्यूल्स की। अब प्लास्टिक क्लियर हो गया होगा, हो गया होगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वैक्यूल्स की बात करते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। अच्छा हाँ, प्लास्टिड के बारे में मैंने बताया आपको कि प्लास्टिड जो होते हैं
जो आपके प्लास्टिड्स होते हैं ना, ये भी मतलब डीएनए अपना कैरी करते हैं, और डीएनए के साथ साथ इनके पास भी राइबोसोम्स होते हैं कि ये अपना खुद के प्रोटीन्स बना सकते हैं। वही प्रोटीन के फिर से एंजाइमेटिक फंक्शंस ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। बार बार पेन चेंज करना भी ना मुसीबत ही है। चलो, वैक्यूल्स की बात कर रहे थे अपन। वैक्यूल्स क्या होता है? ये भी मेम्ब्रेन माउंट स्पेस होता है, और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये आपका वैक्यूल है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अभी तक अपन को ये तो समझ में आ ही गया है कि जो भी आपका स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनल है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा, है ना। और ये क्या करते हैं? सैप को, वाटर को और वेस्ट को स्टोर करने का काम करते हैं। इसके अंदर या तो सैप मिल सकती है, या इसके अंदर पानी मिल सकता है, या फिर आपको वेस्ट मटेरियल भी मिल सकता है कभी कभी, और कुछ केसेस में इसके अंदर फूड भी मिल सकता है। देखते हैं आगे क्या क्या केसेस होते हैं। तो वैक्यूल्स जो होते हैं ना, वो प्लांट सेल्स में बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। क्यों? एक तो इनका वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि सेल के 90% वॉल्यूम को भी मतलब कैरी कर सकते हैं। अराउंड 50% से 90% तक का जो सेल का वॉल्यूम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वैक्यूल कैरी कर सकता है। और वैक्यूल क्योंकि ये स्टोरेज का काम कर रहा है, जो इसका जो मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेचेबल होती है। टोनोप्लास्ट काफ़ी स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये क्या करता है, वैक्यूल का जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे आपका जो प्लांट सेल है वो टर्जिड होता जाता है। टर्जिड का मतलब हमें पता है, ऑस्मोसिस में पढ़ा था। नहीं याद है तो ऑस्मोसिस दोबारा से पढ़ो, समझो, और मेरे को कमेंट करके बताओ। ठीक है, टर्जिडिटी जो है वो आप उसमें हेल्प करता है। आपका प्लांट का जो वैक्यूल होता है काफ़ी बड़ा वैक्यूल होता है। इसके कारण क्या होता है कि प्लांट का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो भी एक साइड में शिफ्ट हो जाता है, सेंट्रल न्यूक्लियस नहीं रह पाता। एनिमल सेल्स के केसेस में काफ़ी टाइम ये होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल पोजीशन के ऊपर होता है, लेकिन प्लांट सेल्स में कॉर्नर पोजीशन या फिर एक साइड पोजीशन के ऊपर न्यूक्लियस देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि वहाँ पे वैक्यूल की पोजीशन इस तरीके से है। ओके, अब कुछ सेल्स जैसे कि अमीबा हो गए या फिर आपके पैरामीशियम है, इनमें क्या होता है, क्योंकि ये सेल्स यूजुअली आपके पॉन्ड वाटर में या फिर वाटर बॉडी में देखने को मिलते हैं, इनके अंदर एक्सेस ऑफ वाटर हमेशा होता है। तो उस एक्सेस ऑफ वाटर को निकालने की प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, और ऑस्मो रेगुलेशन करवाने का काम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या होते हैं? जैसे मान लो कि ये आपका एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या होगा ना, इस तरीके से वैक्यूल्स अरेंज्ड होंगे। ये अरेंज्ड वैक्यूल्स क्या करते हैं, पूरे सेल की में से इधर उधर से अपना जो एक्सेस वाटर है उसको कलेक्ट करके एक जगह पे ले आते हैं। ठीक है, और एक जगह पे ले आने के बाद पूरा खुद कलेक्ट होते हैं और बाहर ले जाके इस एक्सेस वाटर को रिलीज़ कर देते हैं मेम्ब्रेन के बाहर। तो इसको बोलता है फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, क्योंकि जब इनका काम नहीं होता तो ये बहुत छोटे साइज़ में होता है, जब इनको वाटर कलेक्ट करना होता है तो ये स्वेलअप हो जाते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करते रहते हैं। ये एक्सेस वाटर को रिमूव करने में भी यूज़ हो सकता है, और वेस्ट के रिमूवल में भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आपके यूज़फुल होते हैं। इसके अलावा अमीबा जैसे ही ऑर्गेनिजम्स में फूड वैक्यूल्स होते हैं, जो कि बनते कैसे हैं, जैसे अमीबा है सूडोपोडिया कर रहा है ना, अपना फूड मटेरियल कुछ एनगल्फ कर रहा है। ये जैसे इसको एनगल्फ करेगा, यहाँ पे एक वेसिकल लाइक फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों तरफ से ऐसे बंद हो जाएगी। तो इस चीज़ को, या जो ये सैक बनाए, वेसिकल बनाए, बैग बनाए, इसको अपन बोलते हैं फूड वैक्यूल। वैक्यूल्स के बारे में ये चीज़ क्लियर हो गई। बहुत सिंपल सा, इतना अपने को पढ़ना है वैक्यूल्स में, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना, सिंपल इजी। चलो, सेंट्रियोल की बात अपन बाद में करते हैं, मैं बताऊंगी सेंट्रियोल की बात क्या। हाँ, माइक्रो बॉडीज़, भाई माइक्रो बॉडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो बॉडीज़ अभी अभी पेपर में आया है, 2024 के फर्स्ट CDS में माइक्रो बॉडीज़ के बारे में पूछा था। माइक्रो बॉडीज़ क्या होती है, सेल्स के अंदर ना कुछ ऐसे छोटे छोटे रैंडम बॉडीज़ होती हैं जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। अब ये लाइसोसोम जैसा आपको लग सकता है कि भाई लाइसोसोम भी तो ऐसे ही होता है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट लाइसोसोम। लाइसोसोम से काफ़ी छोटे होता है, और इनका जो काम होता है वो काफ़ी अलग होता है, स्पेसिफिक होता है अपने पर्पस को लेके। लाइसोसोम्स इतने ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है,
ये मेम्ब्रेन बाउंड है, और हाँ यहाँ पे ये डबल लिपिड, मतलब लिपिड की बाइलेयर ही है, इधर सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। इसके अंदर आपके एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं। तो आपका CDS 2024 के फर्स्ट का क्वेश्चन यही था कि जो माइक्रो बॉडीज़ होती हैं उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है। तो आंसर इज एंजाइम्स होते हैं। किस टाइप के एंजाइम्स होते हैं, ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, लेकिन इनका पर्पस अलग होता है। ठीक है, दो टाइप के होते हैं माइक्रो बॉडीज़, या तो पेरोक्सिसोम्स होंगे या ग्लाइकोक्सिसोम्स होंगे। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ के डाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। पेरोक्सिसोम्स का फंक्शन अलग होता है, ऑक्सीडेटिव फंक्शन होता है एक तो इन दोनों का, ये याद रखना। ठीक है, इसमें कई बार ये होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ज़्यादा होते हैं बेसिकली। आ गई बात समझ में। माइक्रो बॉडीज़ के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूँगी। अभी के लिए इतना ही याद रखो। ओके, नाउ दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न की हमें बात करनी है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि सेल डिवीज़न होता क्यों है, या फिर सेल को डिवाइड करने की ज़रूरत क्या है। पहली चीज़ तो ये कि हमने पढ़ा था सेल थ्योरी में, क्या पढ़ा था हमने सेल थ्योरी में, ये पढ़ा था कि कोई भी फॉर्मेशन होगी अगर नए सेल की, तो वो पुराने प्री एग्जिस्टिंग सेल के कारण ही होगी, है ना। एकदम अलग से कोई नया सेल ऐसे पैदा होके नहीं आता है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए डॉटर सेल्स बनते हैं, नए सेल्स बनते हैं, और इन नए सेल्स को हम डॉटर सेल बोलते हैं। आगे बात समझ में। डॉटर सेल ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भी आगे जाके एज मदर सेल काम करेगा और ये भी आगे डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई जेंडर बायस नहीं है कि यहाँ पे फादर सेल क्यों नहीं बोल सकते, मदर सेल ही क्यों होता है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज़ ये है कि कोई भी सेल, क्योंकि ये आगे जाके एक नए ऑफस्प्रिंग को राइज कर रहा है, इसलिए इसको इन सेंस एक फीमेल सेल माना गया है, वरना सेल्स का कोई मेल या फीमेल एज सच नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस दे आर गैमीट्स। ठीक है, सेल डिवीजन क्यों ज़रूरी है, अब इसके फंक्शंस या फिर इसके यूजेस क्या हो सकते हैं। पहला तो आपका ग्रोथ। कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो बहुत इंट्रिंसिक होती है, उसके सेल्स के थ्रू ही होती है। यानी कि अगर अपन प्लांट्स का देखें तो प्लांट्स का जो, जैसे मान लो कि एक प्लांट है, अब यहाँ पे छोटा सा एक नया लीफ है, अब ये इलोंगेट होएगा, फिर एक नया लीफ बनेगा, फिर ये इलोंगेट होगा, फिर नया बनेगा। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है वो हो किस लिए रही है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं यहाँ पे, इसलिए ये ग्रो कर रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम क्या होता है, डिवाइड करना होता है। टिश्यू वाले चैप्टर में अपन देखेंगे, है ना। तो ग्रोथ कॉज करता है सेल डिवीजन। उसके अलावा रिप्रोडक्शन, गैमेट्स का बनना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ईस्ट के केस में देखें तो ईस्ट आपका सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब ईस्ट के ऊपर एक बड फॉर्मेशन हो जाती है, उसके ऊपर एक बड फॉर्मेशन हो जाती है, ये भी सिंगल सेलुलर है। होते कैसे हैं, ये सेल डिवीजन के कारण ही होता है ना। बट ये पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ये तो हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो जैसे आपका फ्लावर है, उसमें क्या है, फ्लावर में आपका एक मेल पार्ट है जिसको आप क्या कहते हैं, स्टिमन कहते हैं। एक आपका पिस्टिल है ना, ये आपका स्टिमन हो गया, पिस्टिल हो गई। अब इसमें क्या हो रहा है, फ्लावर के केस में स्टिमन के ऊपर एंथर होते हैं, एंथर में पोलन ग्रेन होता है। पोलन ग्रेन जो होता है वो स्टिग्मा से स्टाइल से ओवरी के पास जाता है। ओवरी में क्या है, एग सेल है, उसको फर्टिलाइज़ करता है, फिर आपका एक नया सीड बन के आता है। अब ये हो क्या रहा है, पोलन जो है, पोलन जब बना तो ये आपका एक मेल गैमीट है, जो ओवरी है, ओवरी में जो एग है वो आपका एक फीमेल गैमीट है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे दो गैमीट्स के फ्यूज़ होने से एक नया सीड बन रहा है। तो गैमीट की प्रोडक्शन के लिए भी आपका सेल डिवीजन होता है। जो पॉलन ग्रेन है वो प्रोड्यूस किस तरीके से हो रहा है, या फिर जो आपका एग सेल है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ये आगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, वो हमें थोड़ा क्लास 12 के लेवल तक का पढ़ना पड़ेगा।
फिर बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट कि जो रिप्लेसमेंट करवाना है ओल्ड, डेड और डैमेज सेल्स का, वो भी आपके सेल डिवीज़न के थ्रू ही होता है। कुछ सेल्स होते हैं जो कि ओल्ड हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो डेड सेल्स होते हैं, कुछ होते हैं डैमेज सेल्स के, कोई वियर एंड टियर के कारण कुछ डैमेज हो गया उनमें, तो उसको रिप्लेस करने का काम भी सेल डिवीज़न के थ्रू ही होता है। आगे बात समझ में। सेल डिवीज़न अब 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला टाइप है आपका माइटोसिस, दूसरा टाइप आपका मियोसिस। माइटोसिस के बारे में देखेंगे। माइटोसिस एक बहुत कॉमन मतलब प्रोसेस है सेल डिवीजन का, और ये सारा टाइम होती रहती है। मैक्सिमम टाइम माइटोसिस आपके कैरी आउट होती रहती है। माइटोसिस आपके एक तो स्टोमेटिक सेल्स में होती है। सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं? सोमैटिक सेल्स वो होते हैं जो कि बेसिकली ये वाला और ये वाला काम करता है, ये रिप्रोडक्शन नहीं करते। सोमैटिक सेल्स रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ के लिए और टिश्यू रिपेयर के लिए काम होता है। जो आपका मदर सेल होता है स्टोमेटिक सेल्स में, वो क्या करता है, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाता है। जैसे मान लो आपका एक मदर सेल है, ये डिवाइड करेगा और यहाँ पे एक डॉटर सेल दूसरी डॉटर सेल इस तरीके से बना लेगा, और इसकी खुद की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे 2 नए सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। मियोसिस, ये माइटोसिस होता है कैसे, इसके फेजेस देख लेते हैं। फेज़ इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा ग्लिम्स मैं आपको सेल साइकिल का दे सकती हूँ यहाँ पे। एक तो ये आपका इंटरफेज़ में है अभी। इंटरफेज़ क्या होता है, एक नॉर्मल सेल का जो फेज़ है, नॉर्मल स्ट्रक्चर जहाँ पे सेल इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ योर इंटरफेज़। इंटरफेज़ के बाद आता है आपका प्रोफेज़। हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं जब, ठीक है। तो प्रोफेज़ में क्या होएगा, प्रोफेज़ में जो आपके क्रोमोसोम्स हैं ये कंडेंस होना स्टार्ट होंगे। यहाँ पे देख लो क्रोमैटिन की तरीके से सब कुछ पड़ा हुआ है। हमने देखा था क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स किस तरीके से बनते हैं, कंडेंसेशन क्या होती है ना। तो यहाँ पे क्रोमैटिन के फॉर्म में आपका डीएनए प्रेजेंट है और ये कंडेंस होने लगेगा और क्रोमोसोम्स बनाएगा, ठीक है। क्रोमैटिन फाइबर से आपके क्रोमोसोम्स बन गए। अब ये क्रोमोसोम क्या करेंगे अगले फेज़ में, जो कि मेटाफेज़ है, यहाँ पे एक तो ये फुल्ली कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं, दूसरा ये अलाइन होने लग जाते हैं। तो जो माइक्रोस्कोप से आप देखते हो ना, ऐसा फेज़ जहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स एकदम क्लियरली दिख सकते हैं, एक क्लियर विजिबिलिटी जो आपको मिलेगी क्रोमोसोम्स की, वो आपका मेटाफेज़ होता है। मेटाफेज़ में जो सेंट्रल लाइन होती है सेल की, वहाँ पे क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं और फिर इनको स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर क्या होता है और ये अटैच कैसे होता है, ये मैं आपको 2 स्लाइड पहले बताऊंगी, बट पहले ये वाली प्रोसेस ख़त्म करते हैं। फिर आता है आपका एनाफेज़। एनाफेज़ में क्या होता है, एनाफेज़ में जो आपका सेल है वो एक्चुअली पुल अपार्ट होना स्टार्ट हो जाता है और जो स्पिंडल फाइबर्स अटैच हुए थे ये पीछे खींचने लगते हैं, और जब ये पीछे खींचेंगे तो यहाँ पे स्पेस बन गया। अब इस स्पेस को ब्रेक डाउन करना ईजी है, यहाँ पे ब्रेक डाउन होएगा, दोबारा से मेम्ब्रेन्स फॉर्म होंगी, न्यूक्लियस फॉर्म होगा अच्छी तरीके से, जिसको आप टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस कहते हो। और यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। ये आपके नए 2 डॉटर सेल्स बन गए। आगे बात समझ में देखो, यहाँ पे भी 4 क्रोमोसोम्स थे, इधर भी 4 क्रोमोसोम्स ही हैं। अब आप सोचोगे कि भई ये तो आधे आधे हैं, 4 कैसे हुए? तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि यहाँ पे ना जेनेटिक मटेरियल आधा हुआ है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं हुए हैं। एक क्रोमैटिड या फिर एक सिस्टर क्रोमोसोम को भी आप क्रोमोसोम ही बोलते हो, ठीक है। ये चीज़ है। अब बात कर लेते हैं मियोसिस की। मियोसिस ख़त्म करने के बाद अपन थोड़ा सा एनाफेज़ वाले चीज़ को देखते हुए सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है वो समझेंगे। सेंट्रोमियर नहीं, सॉरी, सेंट्रियोल। चलो मियोसिस की बात करते हैं। मियोसिस जो होता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन। इसका काम होता है कि गैमेट्स को फॉर्म करना है, तब मियोसिस की प्रोसेस होती है। इसलिए ये कुछ स्पेसिफिक सेल्स में ही होती है, सारे सेल्स में नहीं होती। माइटोसिस सारे सेल्स में होती है, सोमैटिक होती है नेचर में। मियोसिस रिप्रोडक्टिव होती है नेचर में, गैमेटिक होती है, इसलिए गैमेटिक सेल्स में ही होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होगी। इसका फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन करना इसका काम होता है। इसके 2 फेज़ होते हैं एक्चुअली। जब अपन ने माइटोसिस देखा, माइटोसिस जो आपका पूरा का पूरा एक फेज़ में हो गया, और मियोसिस की अगर मैं बात करूँ तो मियोसिस 2 फेजेस में हो रहा है, फेज़ 1 और फेज़ 2। मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस 1 में होता है आपका डिवीजन ऑफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स।
यहाँ पे देखो मियोसिस हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इंटरफेज है, इंटरफेज के बाद प्रोफेज 1 है, ये प्रोफेज 1 बोलेंगे इसे मेटाफेज 1 बोलेंगे। फिर एनाफेज इन लोगों ने डायग्राम में स्किप कर दिया, बट यहाँ पे एनाफेज 1 भी आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इनको अलग अलग किया जा रहा है। तो यहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स अलग अलग हो गए, यहाँ पे मियोसिस 1 एंड हो गया, मेरे पास 2 सेल्स बने हैं यहाँ पे, जिसमें 2 मतलब इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इन दोनों में, ठीक है। और डिवाइड हो गए, यहाँ पे 4 थे, इधर 2 बचे हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ हो रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो क्रॉसिंग ओवर या वेरिएशन फॉर्मेशन भी यहीं पे होता है। अब वेरिएशन और क्रॉसिंग ओवर वगैरह ये सब क्या है, ये एक्चुअली होता है आपके डीएनए के रेप्लिकेशन के कारण। बाद में बताते हैं इसको, जेनेटिक्स वाले टॉपिक में ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स का हाफ होना। इसके बाद आगे जाके क्या हुआ कि ये वाला जो फेज़ है ये प्रोफेज 2 की तरह एक्ट करेगा, ये बन गया आपका मेटाफेज 2। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपके लाइन क्रोमोसोम्स हैं इधर, इनको आपस में पुल अपार्ट किया जा रहा है, देख लो। तो इधर से ये 2 क्रोमोसोम टूट गए, इधर से ये 2 क्रोमोसोम टूट गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो आगे नए 4 डॉटर सेल्स बने ना, इन 2 से 2 और डॉटर सेल्स बने, और इनके अंदर क्या है, हाफ द नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं। यहाँ जितने थे उसके हाफ हैं, यहाँ पे 4 थे तो इधर 2 ही बचे हैं। इसको अगर मैं 2n बोलूँगी तो इसको n ही बोल सकती हूँ। आ गई बात समझ में, ठीक है। और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स का डिवीजन हुआ है, पहले आपका नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स डिवाइड होंगे, फिर आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स डिवाइड होंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब ये गैमीट्स बन गए, है ना, जब ये गैमीट्स बन गए, जब आगे जाके फर्टिलाइज होंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद ये अपने नॉर्मल नंबर को रिस्टोर कर लेंगे, n+n करके 2n बन जाएगा वापस यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रोसेस है, इससे वेरिएशंस आती हैं, इससे आपके नए चेंजेस आते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो ह्यूमन चाइल्ड जो होता है वो कुछ हद तक अपने पेरेंट्स जैसा दिखता है, कुछ अपनी मम्मी जैसा दिखेगा, कुछ अपने पापा जैसा दिखेगा, है ना। इसी तरीके से प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में भी आपको वेरिएशन दिखती है। सारे प्लांट्स एक जैसे नहीं होते, सारे मतलब हर सीड से निकला हुआ प्लांट और उस प्लांट के सीड का प्लांट जो होता है वो दोनों आपस में सेम नहीं होते। पर अगर मैं बात करूँ सोमैटिक रिप्रोडक्शन की या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, यूजुअली जो आपका ऑफस्प्रिंग बनता है दैट इज़ मोर और लेस अ क्लोन ऑफ द पेरेंट। यहाँ पे वो क्लोनिंग नहीं हो रही, यहाँ पे वेरिएशन आ गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो ये जो वेरिएशन है ये होता है आपका मियोसिस के कारण। आगे बात समझ में, सेल डिवीजन में इतना ही है और यहाँ पे अपना ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। आपको क्या करना है, आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, PYQs करने हैं, मैं जो क्वेश्चंस टेलीग्राम पे डालती हूँ वो सॉल्व करने हैं, क्विज़ करनी है, और मुझे फिर फीडबैक देना है कि भाई ये चेंजेस चाहिए या नहीं चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि जो आगे की चैप्टर्स है वो मैक्सिमम 1 शॉट वीडियोज़ में हम लोग कवर करने वाले हैं। बेटर होगा कि आप लोग अपने साथ NCERT लेके बैठो, बुक लेके बैठो, और कॉपी और पेन तो लेके बैठना ही है। दैट इज़ माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवाइस या रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अपने नोट्स बनाओ साथ में, है ना, जो जब भी लेक्चर देख रहे हो, जो भी कर रहे हो। तो गुड बाय, गुड नाइट, जल्दी मिलते हैं। इस बार मैं काफ़ी रेगुलरली पोस्ट किया करूँगी, इतना लेट नहीं होएगा जितना पहले हुआ। आई वॉज स्टक विद सम थिंग्स and I had a lot of things to do. I still have a lot of things to do. As I said earlier कि मैं भी aspirant ही हूँ आप लोगों की तरह, मैं भी तैयारी कर रही हूँ। So bear with me on this please, but I'll try to deliver my best, do my best for all you guys. We'll study together, enjoy together. चलो ठीक है, see you then, bye bye.